हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो आज का टॉपिक है हमारा एटॉमिक नंबर्स एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे एटॉमिक नंबर्स को लेकर के क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था। इन 1913 मोजले अ यंग इंग्लिश फिजिसिस्ट डिस्कवर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स रे स्पेक्ट्रा एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एक्सरे के बीच कुछ स्पेक्ट्रम यहाँ पर दिखाएंगे। सो व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स वर फोकस्ड ऑन ए टारगेट मेड अप ऑफ द एलिमेंट्स अंडर स्टडी, x-rays were generated. He studied the frequencies of x-ray emitted from the elements and observed that the frequency of the prominent x-rays emitted by an element was proportional to the atomic number and not to the atomic weight. He gave a जनरल इक्वेशन दिस। ठीक है, ये वाला इक्वेशन दिया। देखो क्या एक्सपेरिमेंट हुआ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को देखना है इस अरेंजमेंट को। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर को क्या किया आपने, ये जो है यहाँ पर को आपने एक सैंपल लिया, जिस भी एलिमेंट्स किसी भी एलिमेंट का एक सैंपल लिया और इस पर आपने कराई इलेक्ट्रॉनों की बॉम्बार्डमेंट। ठीक है, इस सैंपल में इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्ड कराओगे तो क्या होगा, यहाँ से एक्सरेज निकलेंगे। ठीक है, तो एक्सरेज निकली क्रिस्टल के थ्रू, एक्सरेज को पास किया जिससे ये डिफ्रैक्शन हुआ और यहाँ पर को फोटोग्राफिक प्लेट में आपको एक इस तरीके से मिल गया। ठीक है, स्पेक्ट्रम इस तरीके से मिलेगा आपको सर्किल के फॉर्म में। तो यहाँ पर को ये देखा गया कि प्रत्येक एलिमेंट का, ठीक है ना, ये सर्किल जो होगा ना प्रत्येक एलिमेंट के लिए जो ये स्पेक्ट्रम बन रहा है ये अलग अलग बनेगा। जैसे मान लो सोडियम लिया तो सोडियम के लिए इसकी रेडियस अगर देखोगे तो ये अलग होगा, डिफरेंट होगा। जबकि ऑक्सीजन के लिए करोगे तो उसके लिए जो इसका रेडियस होगा वो अलग होगा। तो इस तरीके से क्या किया, वेरियस एलिमेंट्स का फ्रीक्वेंसी इसकी हेल्प से ज्ञात करी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है आपका इस फोटोग्राफिक प्लेट पर जो आपका स्पेक्ट्रम बना हुआ है उसके सर्किल के रेडियस के साथ जो है इसका फ्रीक्वेंसी, इस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी रिलेटेड थी। ठीक है, ये यहाँ से आप लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इससे उन्होंने एक रिलेशन निकाला फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच। जो रिलेशन उन्होंने फाइंड आउट किया वो रिलेशन था ये। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है जेड फॉर आपका एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, एटॉमिक नंबर हो गया जहाँ पर ए और बी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो ये एक्सपेरिमेंटली ये इस तरीके का एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर को क्या किया उन्होंने, जो फ्रीक्वेंसी है और एटॉमिक नंबर है उनके बीच उन्होंने ग्राफ खींचा। तो यहाँ पर को आपको दिखेगा, देखो ये एक्स एक्सिस के साइड को ले रखा है इन्होंने न्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। और इस वाले में देखो ये है आपका एटॉमिक वेट और एक ही साथ खींचा है इन्होंने ग्राफ। और यहाँ पर को आप लोग अगर देखोगे, अगर इस ग्राफ को केवल आप अभी फोकस करो इस ग्राफ पे, सबसे पहले इस वाले ग्राफ पे, ये एटॉमिक नंबर है और ये न्यू है। तो अगर इन दोनों के बीच ग्राफ खींचा गया तो ये ग्राफ हमने शो कर रखा है रेड लाइन से। ठीक है, ये रेड लाइन से शो कर रखा है। तो ये जनरली एटॉमिक नंबर के साथ न्यू का ग्राफ है जो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ठीक, तो ये चीज़ है। अगर दूसरी चीज़, अगर दूसरा ग्राफ हम यहीं पर देखें जिसमें हम न्यू और एटॉमिक मास के बीच, एटॉमिक वेट के बीच अगर ग्राफ खींचे तो इस तरीके का ये जिगजैग ग्राफ आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला है, क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो न्यू है ना फ्रीक्वेंसी, किसी भी सैंपल की जो फ्रीक्वेंसी है ये एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है, ना कि एटॉमिक मास का। देखो क्योंकि ग्राफ सीधी आनी चाहिए। ठीक है, ये फंक्शन नहीं होगा ना आपका, ये फंक्शन नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये जिगजैग तरीके से फंक्शन का ग्राफ ऐसा होना चाहिए, सीधे आया ये ग्राफ। ठीक है, फंक्शन का। तो ये जनरली ये आपका फंक्शन होगा एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक वेट, ये एटॉमिक नंबर जब आप लोगे
तो वो पीरियोडिक फंक्शन होगा कुल मिलाकर के। तो इसीलिए जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था, ठीक है, अगर मैं आपको दिखा दूं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, एटॉमिक मास का क्यों नहीं है, क्योंकि एटॉमिक मास के साथ जब यहाँ पर ग्राफ देख रहे हो ना तो वो जिगजैग आ रही है, ठीक, जबकि एटॉमिक नंबर के साथ जब आपने न्यू का ग्राफ खींचा तो वो सीधी लाइन में आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो इसका मतलब जो पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, एटॉमिक नंबर का होना चाहिए, न कि एटॉमिक वेट का। ठीक है, तो आप लोग इसको बाकी डिटेल से स्टडी कर लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं, बस एक्सपेरिमेंट को मैंने समझा रखा है। तो अब आते हैं, बात करते हैं द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग फॉर्म जो आज के डेट में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर हम देखें तो क्या होता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ हॉरिजेंटल रोज कॉल्ड पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप लोग देख लेना, तो उसमें क्या होता है इस तरीके से, ये दो दो ग्रुप यहाँ पर होंगे, ठीक, फिर बीच में ट्रांजिशन ग्रुप होता है, फिर यहाँ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आप लोगों के पाए जाते हैं, और यहाँ नीचे पर आप लोग देखोगे दो कॉलम इस तरीके से दो रोज बने होते हैं जिनमें आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखोगे ये जो हॉरिजेंटल रोज हैं, यानी कि हॉरिजेंटल का मतलब ये हुआ, ठीक है, इस तरीके से ये टोटल 7 होंगे आपके। देखना पीरियोडिक टेबल आपके पास होगा, उसको देख लो एक बार, तो ये टोटल रोज कितने होंगे उसमें, ये होंगे आपके 7। ठीक, तो ये 7 होंगे, तो इसको कहा गया है पीरियड। और इस तरीके से खड़े करके अगर आप लोग गिनोगे इस तरीके से तो ये होंगे टोटल 18। ठीक है, यहाँ से काउंटिंग करते जाओगे 1 2 3 4 4, तो यहाँ से 18 ग्रुप में नोबल गैसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 18th ग्रुप में। ठीक है, तो ये होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पर को लिखा है मैंने, देयर आर 7 पीरियड्स नंबर्ड एज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और यहाँ पर 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में दीज ग्रुप्स वर डेजिग्नेटेड एज फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, इस तरीके से। लेकिन मॉडर्न IUPAC में आप इसको 1 से 18 तक नंबरिंग करके ही हम इनको देते हैं। ठीक है, वैसे आप लोग अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे उसमें फर्स्ट बी सेकेंड ए इस तरीके से वर्ड भी यूज कर रहे होंगे। ठीक है, बट IUPAC के अकॉर्डिंग क्या होता है, IUPAC के अकॉर्डिंग IUPAC के अकॉर्डिंग क्या है, IUPAC के अकॉर्डिंग आप लोग उसकी नंबरिंग इस तरीके से ना करके डायरेक्ट 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 18 इस तरीके से आप काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक, बाकी मैंने पीरियड के बारे में दिया है, द हॉरिजेंटल रोज इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड्स। तो यहाँ पर को आप देखो, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट्स द पीरियड। यानी कि आप लोग अगर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर रूबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, किसके अकॉर्डिंग, आप-बाउ रूल के अकॉर्डिंग। मैंने दिखाया है आपको, पढ़ाया है पिछले क्लास में कि आप-बाउ प्रिंसिपल क्या होता है। आप-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी एटम का क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो लास्ट ऑर्बिट में जिस सबसेल में इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा होगा, देखो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, सो फाइनल इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट कौन से सबसेल में इंटर कर रहा है, तो यहाँ पर को हमको देखने को मिल रहा है किस में कर रहा है, एस में कर रहा है। ठीक है, तो एस में कर रहा है, तो यहाँ पर देखो एस के आगे कौन सा नंबर है, 5 है, दैट इज एन की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, इसकी 5 है, और एन की वैल्यू जितनी होगी वही पीरियड को शो करता है, यानी कि 5th पीरियड में होगा। रूबिडियम 5th पीरियड में होगा, वो फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन होता है ना। इस तरीके से देखना 5th पीरियड में आप लोग जाओगे तो वहां पर को आपको रूबिडियम देखने को मिलेगा, इसका ध्यान देना। 5th पीरियड में होगा, तो नंबर ऑफ पीरियड्स को कौन देता है, उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में इंटर कर रहा है, उस सबसेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे हमने इसमें चेक किया कि n = 5 है, तो इसका मतलब जो रूबिडियम है
वो फिफ्थ पीरियड में होगा। ठीक है, ऐसे ही सोडियम के लिए अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो फाइनल इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है जो, वो कौन से सबसेल में इंटर कर रहा है, एस में। और इस एस के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो है 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन से पीरियड में होना चाहिए, सोडियम को थर्ड पीरियड में होना चाहिए। ध्यान देना, इसको चेक भी कर सकते हो आप पीरियोडिक टेबल में देख करके। ठीक, अब देखते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन अ पीरियड, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में, नहीं सॉरी, एक हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन अ पीरियड, यानी कि एक पीरियड में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर इसको चेक करना है तो देखिए यहाँ पे एक सीरीज मैंने बना दी है, जैसे बोहर के अकॉर्डिंग होता था ना आपका, n=1, n=2, L, K, L, M, N, इस तरीके से बांटा था ना। तो देखिए कुछ इस तरीके से किया था। ये था पहले वाले जो ऑर्बिट में है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते थे। फिर दूसरा वाला आपने किया होगा, ये नील्स बोहर का जब एटॉमिक मॉडल किया होगा तो आप लोगों ने इस तरीके से डॉट स्ट्रक्चर बनाया होगा। ठीक है, इसमें 8 जाते हैं। फिर नया ऑर्बिट आएगा उसमें भी 8 जाएंगे, या कितने 8 जाएंगे, कितने जाएंगे। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला मॉडल लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देना 1s, यानी कि 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 वाले जब n=2 होता है ना, तो यहाँ पर कितने सबसेल आपके s और p हैं, तो s में जाएंगे आपके 2, p में जाएंगे 6, तो टोटल कितने होंगे 6 और 2 8। ऐसे ही थर्ड वाले में जाओगे, ध्यान देना थर्ड वाले में जाओगे, ये पूरा का पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप बाव के अकॉर्डिंग किया है मैंने इसको सेट। देखना आप बाव का जो इस तरीके से बन रहा था ना वो, उसको देख लेना, दोबारा से देख लेना उसको, उसमें उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को फिल कर रखा है। तो अब n=3 में चले जाओ, तो 3 में यहाँ पर को कितने दिख रहे हैं, 3s और 3p दिख रहे हैं। और आप लोग क्वेश्चन करोगे कि 3d भी तो होता है। हाँ बिल्कुल होता है 3d, लेकिन 3d कहाँ होता है, 3d की एनर्जी ज़्यादा होती है ना, तो 4s के बाद आता है वो। ध्यान देना, ये आपबाउ प्रिंसिपल में देख लेना, जो d ऑर्बिटल होता है वो 4s के बाद मिलेगा। ठीक है, और 4p से पहले। तो इसका मतलब ये ओवरऑल काउंट होना है कहाँ, 3 में ही, ये 4 के साथ ही काउंट होना है इसने। इसका ध्यान देना, ये विशेष ध्यान देने वाली चीज़ यही है। आप लोग गलती से ये मत कर देना कि d यहाँ, अगर d यहाँ कर दोगे 3d यहाँ कर दोगे तो आपका आपबाउ का प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही आएगा, इसका ध्यान देना। इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो अब जो, क्योंकि डी जो है 4s और 4p के बीच में आ रहा है तो इन्हीं के साथ ही काउंट किया जाएगा। ठीक, तो अब हम देखेंगे 4s में मैक्सिमम 2 जाते हैं, डी में मैक्सिमम 10 जाते हैं, p में मैक्सिमम कितने जाते हैं 6 जाते हैं। तो इन सब को ऐड करेंगे 2, 10 और 6 को, तो ये आता है 18। यानी कि इस वाले में चौथे वाले ऑर्बिट में टोटल कितने जाएंगे 18। अब पांचवें वाले में देखते हैं, पांचवें में देखते हैं, क्योंकि 4 के p के बाद जाता है इलेक्ट्रॉन 5s में, 5s के पास 4d में। ध्यान देना, क्योंकि 5s से ज़्यादा एनर्जी होती है 4d की, तो ये यहीं काउंट होगा, ना कि 4d को आप 4 के साथ यहाँ ले जाओगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप बाउ रूल यहाँ पर फॉलो होगा। और मैंने कहा जहाँ पर से 5 स्टार्ट होगा वो 5 में काउंट किया जाएगा, और जहाँ पर से 6 आएगा वहाँ पर से भले ये 4 वाला है या 5 वाला है, सब 6 में ही काउंट होंगे। ऐसे 7 वाला जहाँ से स्टार्ट हो जाएगा तो बाकी के भले वो 5 है 6 है, सब यहीं पर को काउंट किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से 7 स्टार्ट हो गया है। तो 5 वाले में जब पीरियड फिफ्थ पीरियड है तो फिफ्थ पीरियड में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ऐसे पीरियड 6 में मैक्सिमम 32। मतलब कहने का मतलब है ना, जैसे इस तरीके से पीरियड आप लोग देखोगे तो जैसे लास्ट वाले 7 पीरियड में देखना, 7 पीरियड में जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा ना, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अगर कैलकुलेट करोगे तो मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें। तो इसका ध्यान देना, 7th वाले में मैक्सिमम 32 होते हैं। तो इसी तरीके से अब अगर ये निकालना है कि किसी नंबर ऑफ किसी भी पीरियड में कितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड, किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, तो आप लोगों को इस फॉर्मूले के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट पीरियड में आप देखोगे तो हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही होते हैं अब फर्स्ट के लिए। ठीक है, ये 1 ऑड नंबर है
तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, n की जगह 1 रखोगे तो कितना आ रहा है 1+1/2 की होल पावर 2 इंटू 2। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो इससे 2 से कट जाएगा, तो ओवरऑल 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ। तो 1 इंटू 2 कितना 2, यानी कि फर्स्ट पीरियड में मैक्सिमम कितने एलिमेंट होते होंगे 2। ठीक, ऐसे ही n=2 दूसरे ऑर्बिट में कितने होते हैं तो चेक करोगे, क्योंकि ये इवन नंबर के लिए फॉर्मूला है, क्योंकि n=2 कह रहे हो तो 2 एक इवन नंबर है, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट होते हैं ये चेक करोगे, तो 2/2 + 1 की होल पावर 2 इंटू 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हुआ। ठीक, तो 1 + 1 कितना 2। ठीक है, इंटू 2 होगा का स्क्वायर, तो 1 और 1 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 यानी कि 8। सेकेंड वाले में देखोगे आपके टोटल 8 एलिमेंट होंगे। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी ग्रुप की अगर बात करें, और वर्टिकल कॉलम, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो सारे ग्रुप्स कहलाएंगे आपके। ठीक, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ऑर्बिट गिव्स द ग्रुप नंबर। ठीक है, किसी भी ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे ना वही ग्रुप नंबर को शो करेगा। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ निकिल की, ठीक है, निकिल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। ठीक, तो मैंने कहा 1 जहाँ पर को 1 होगा ये फर्स्ट ऑर्बिट होगा आपका, ये आपका सेकंड, देखो n=2 है यहाँ पर, तो ये सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ये थर्ड होगा। ठीक है, और ये फोर्थ होगा। देखो 4 यहाँ से ये आप प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसी तरीके से आएगा। और डी भी जो है तुम्हारा 4 के साथ ही 3D भी 4 के साथ ही आएगा आपका, क्योंकि 4 यहाँ से लगना स्टार्ट हो गया ना, तो ये यहीं काउंट होता है। इससे पहले मैंने बताया थोड़ी देर पहले, तो इसमें काउंट करो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 एस में है, डी में 8 है, तो टोटल कितना हुआ 8 और 2 10। तो आप लोग काउंट करोगे तो ये 10th ग्रुप में होगा, निकिल 10वें वाले ग्रुप में होगा। ध्यान देना, अगर लेफ्ट साइड से आप करोगे ना, काउंट करोगे 2 3 4 5 तो अप टू सोन 10th पोजीशन में ये होगा। ठीक है, इसका ध्यान देना। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, देयर आर 2 रोज एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, 2 रोज आपको नीचे मिलेंगे पीरियोडिक टेबल से हट करके। ठीक, तो ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, और इनको और क्या क्या चीज़ इसके डिटेल क्या क्या दे रखा है इसके बारे में, तो देखें यहाँ पर, देयर आर 2 more rows at the bottom of the periodic table. These rows consist of 14 elements which follows octinum. ठीक है, these are placed separately in the periodic table, यानी कि periodic table से separate इनको रखा गया है। तो अब देखते हैं नीचे क्या है। देखो इनको separate क्यों रखा गया है, इसके लिए इसने दे रखा है these are placed separately in the periodic table to save space and avoid अनड्यू साइड वाइज एक्सपेंशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर ऊपर जो है आपका मेन पीरियोडिक टेबल, अगर उसी में इनको रख देना तो इनके प्रॉपर्टीज़ उनसे मैच करेंगे ही नहीं, तो वहाँ पर आपको हो सकता है स्पेस छोड़ना पड़े, तो ये दिक्कत होगी, इनको एडजस्ट करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए आपने इनको क्या किया, अलग से इनके कॉलम्स बनाए नीचे, पीरियड्स बनाए, तो वहाँ पर इनको रख दिया गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अपने सामने रख करके देख लेना, जो नीचे को 2 एक्स्ट्रा आप लोगों के पीरियड्स होते हैं ना, उन्हीं के बारे में बात चल रही है। सो द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट रो स्टार्टिंग फ्रॉम सीरियम आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स। ठीक है, लेंथेनॉइड बोलते हैं या तो लेंथेनाइट्स। ठीक है, लेंथेनाइट्स बोलते हैं या लेंथेनॉइड, जो भी आप यूज़ करते हो। एंड द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेकेंड रो स्टार्टिंग फ्रॉम थोरियम आर कॉल्ड एक्टिनॉइड्स, और या इसको एक्टिनाइड भी बोल सकते हो, जैसे भी आप प्रोनाउंसिएशन करोगे। सो दीज लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स टुगेदर आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, या फिर रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं। एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेयर अर्थ मेटल्स किनको बोलते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स हैं उनको आप क्या बोलते हो, रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हो। ठीक है, और जनरली ये होते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट, क्योंकि इसमें जो फाइनल इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, वो एफ ब्लॉक में या एफ सब सेल में जो है इंटर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं। अब अगर मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, मेरिट्स यानी कि इसके मेरिट्स क्या क्या हैं। सो गिव्स रीजन फॉर पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। देखो अभी
हम इनकी पीरियोडिसिटी के बारे में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो ये पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और साथ ही उनका रीज़न भी देता है। सिंप्लीफाइज द अरेंजमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल बाय डिवाइडिंग इट इनटू 4 ब्लॉक्स। ठीक है, 4 ब्लॉक्स में इनको डिवाइड किया और इस तरीके से आप इसको सिंपल तरीके से स्टडी कर सकते हो। तो अगर डीमेरिट की बात करें तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में ये कहें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन हेलोजन का भी होता है। देख लेना, हेलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी एक इलेक्ट्रॉन आपको देखने को ऑक्टेट पूरा करने के लिए, हाइड्रोजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये हेलोजन से भी मैच करता है, क्योंकि हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हेलोजन ग्रुप से भी मैच करती हैं, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये फर्स्ट ग्रुप वालों के साथ भी ये रखा गया है। तो इस वजह से इसका जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है। पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, देखो उनको अलग से रखा गया है नीचे, है ना, रेयर अर्थ मेटल को नीचे अलग से रखा गया है, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनका जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसको लेकर के भी ये इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। तो आज यहाँ तक मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। तो आप कोई भी अगर क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड हो और कोई भी आपको समझ में ना आए तो आप लोग मुझे सिंपली मैसेज करके पूछ लेंगे। ओके, थैंक यू।